अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए के साथ मैं हूं महानूर मेराज और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी पर जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर के बाद कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं होगी। इससे कबल कार्रवाई के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा था कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है, फ़राइज़ आइन और कानून के तहत अदा करूंगा। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। एक जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई के दौरान कहा, पता तो चले कि कौन ऑडियो जारी कर रहा है, असली भी है या फिर नहीं। हो सकता है जिन लोगों की ऑडियोज हैं उन्होंने खुद जारी की हों। जजिस के बारे में ऑडियोज आनी है और तहकीकात तो होनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना ये चाहूँगी कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था और उसके बाद तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी किया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के क़याम का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या तज्जिया है? लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था। जो बेंच बनाया गया था, जो बंदियाल साहब जो दलाइल खुद ही दे रहे थे, वो कोई जज तो ऐसे दलाइल नहीं देता, तो लग रहा था कि वो मुअत्तल कर देंगे। लेकिन पता नहीं रात ताख़ीर से फैसला क्यों जारी किया। मेरे हिसाब से तो शॉर्ट ऑर्डर जो है वो फ़ौरन ही आधे घंटे में आ जाना चाहिए था। इतना उन्होंने उसको डिले क्यों किया है? लिहाजा वो तो पूरे पाकिस्तान को बेंच के कंपोजिशन से अंदाज़ा था कि वो इन तहकीकात को रोक देंगे, इनको आगे नहीं चलने देंगे, क्योंकि जो भी बेंच की कंपोजिशन थी वो उसका समझा रही थी कि आगे क्या होना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज काजी फायज़ ईसा साहब बहुत स्मार्टली खेले हैं। उनको जहां स्टे ऑर्डर मौजूद था, लेकिन काजी फायज़ ईसा को तो नहीं पता था ना कि स्टे ऑर्डर है। अदालत का खुद कोई नॉलेज नहीं होता। जब भी कोई अदालत होती है, कोई कमीशन होता है, उसका नॉलेज कोई नहीं होता। उसको तो किसी ने आके बताना है कि जी आपको आपकी कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई हो गया है, स्टे हो गया है। लिहाजा उन्होंने रूटीन में आज कार्रवाई शुरू की। जब अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि स्टे हो गया है तो उन्होंने कहा आप स्टे की कॉपी लाएं। जब स्टे की कॉपी मिली तो उन्होंने कहा ठीक है हम आगे नहीं करते। लेकिन उस दौरान जब तक स्टे की कॉपी मिलती, स्टे आता, तब तक काजी फायज़ ईसा ने बहुत से सवालात ऐसे खड़े कर दिए हैं जो उमर अता बंदियाल साहब का पीछा करते रहेंगे। वो इन सवालात से भाग नहीं सकते हैं। उमर अता बंदियाल साहब के आगे जो काजी फायज़ ईसा साहब ने चार्जशीट आज रखी है कि इतनी जल्दी क्या थी हुक्म इम्तनाई देने की, इस कमीशन को भी सुना जाना चाहिए था। ये एक्स पार्टी हुक्म इम्तनाई क्यों हुआ? हम जानते हैं अदालतें एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर्स को एनकरेज नहीं करती हैं और कोशिश करती हैं कि दोनों फरीकों को सुनकर कोई फैसला किया जाए। दोनों फरीकों को सुन के फैसला करना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह कल स्टे ऑर्डर जारी किया गया, फिर कार्रवाई को रोका गया, फिर आज रिमार्क्स दिए कि कार्रवाई को रोका गया है, जब तक हमें ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये बात कही है। तो आप उन्होंने ये भी कहा कि टीवी चैनल्स और जो चैनल्स हैं उनकी खबरों पर रिलाई नहीं करेंगे। आपका इस पर क्या तज्जिया बनता है? ठीक बात है, अदालत को खबरों पर, टॉक शोज पर रिलाई नहीं करना चाहिए। उसको तो आइन, कानून और जुडिशल ऑर्डर्स पर रिलाई करना चाहिए। उन्होंने ठीक बात की है। उनका ख्याल है कि मैं को टॉक शोज या खबरों की बुनियाद पर तो नहीं करूंगा। लेकिन सवाल तो ये ज़रूर मौजूद है कि अगर साकिब निसार साहब के बेटे ने कोई टिकटों की तकसीम के पैसे लिए हैं तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए? और काजी फायज़ ईसा साहब ने आज सही सवाल उठाया है कि एक जज के बेटे के पर पैसे लेने का इल्ज़ाम है तो उसकी तहकीकात क्यों ना हो? फिर जो सास की ऑडियो है उसकी तहकीकात क्यों ना हो? आप तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं? उनका मतलब है कि आप तहकीकात होने दें। हो सकता है ऑडियोज गलत निकल आए। आपने ये सोच कर कि ये ऑडियोज असली हैं, तहकीकात रोक दी हैं कि हम पकड़े ना जाएं। भी तहकीकात होने दें, हो सकता है ऑडियोज जाली ही निकल आए। फोरेंसिक होने दें, ऑडियो से आगे तहकीकात होने दें। तहकीकात रोकना कभी भी अदलिया का काम नहीं है। इतने सालों में हमने इंसाफ का एक मुसलमा असूल देखा है कि इन्वेस्टिगेशन को ना रोका जाता है ना उसमें इंटरफेयर किया जाता है।
बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया जाता। तो मुजम्मिल साहब, जिस तरह ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है और इसको रोका भी नहीं जा सकता, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि ऑडियो की सदाकत के जाने बगैर किसी की जिंदगी तबाह नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। और आप देखें ना जी, ऑडियोज पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। अमूमी राय है कि ये सच्ची ऑडियोज हैं। अगर झूठी हो तो लोगों को क्लैरिफिकेशन का मौका मिलना चाहिए। भाई आप इन ऑडियोज के सच्चे और झूठ होने का कोई ना कोई तहकीकात और तफ्तीश होगी तो पता लगेगा कि सच है या झूठ है। इस तरह आप इनको बगैर तहकीकात और तफ्तीश के जाने देने के, तहकीकात और तफ्तीश तो तभी रोकी जाती है जब आपको ये पता हो कि मैं गुनाहगार हूँ। अगर आप गुनाहगार नहीं हैं तो आपको तहकीक और तफ्तीश से नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, आपको बल्कि मैं समझता हूँ जिनकी ऑडियोज हैं उनको खुलेआम जाकर काजी फायज ईसा को कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियोज का फोरेंसिक कराया जाए, इसकी तफ्तीश हो, क्योंकि हम बेगुनाह हैं। अगर वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी ऑडियोज की तफ्तीश ना करें, तो जब आप किसी चीज को छुपाना चाहें तो आप उसकी तफ्तीश रोकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि तफ्तीश रोकी क्यों गई है। मुजम्मिल साहब, हल क्या है? इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, ये मसला बंदियाल साहब के पीछे चलेगा। मैं नहीं समझता कि कोई स्टे ऑर्डर, वो कल कोई इंक्वायरी कमीशन को स्ट्राइक डाउन भी कर दें और कहें कि कोई तहकीकात नहीं होनी, फिर भी बंदियाल साहब इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ये ऑडियोज उनके पीछे घूमती रहेंगी। आप देखें, वैसे भी बंदियाल साहब के पास टाइम थोड़ा रह गया है। जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, वो दोबारा इस पर कमीशन बना देंगे, वो इसकी दोबारा इंक्वायरी शुरू कर देंगे। फिर क्या किया जाएगा? लेकिन मुजम्मिल साहब, जिस तरह कल चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अगर ऑडियो ठीक निकलती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद था, लेकिन हुकूमत ने तहकीकात से पहले इसको दुरुस्त मान लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने तहकीकात के लिए कहा है, दुरुस्त मानती हुकूमत तो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती, केस दर्ज कर देती, मुकदमा शुरू कर देती, रेफरेंस बना देती। इन ऑडियोज पे क्या साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो गई है? नहीं। इन ऑडियोज के ऊपर क्या ख्वाजा तारक रहीम पे कोई कार्रवाई शुरू हो गई है? क्या इन ऑडियोज पे चौधरी परवेज लाई के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो गई है? किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। असल मसला यही है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर सच्ची हुई तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर परवेज लाई साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए, फिर साकिब निसार साहब के बेटे के खिलाफ भी मेल प्रैक्टिसेस का केस बन जाएगा, तारक रहीम साहब के खिलाफ भी केस बन जाएगा, फिर सास पर भी केस बन जाएगा। लेकिन अगर तफ्तीश ही नहीं होगी तो सच झूठ का कैसे पता चलेगा? अभी तक तो हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। हुकूमत तो इनकी तहकीकात के लिए दरखास्त कर रही है और उसने कोई FIA को नहीं कहा, कोई ISI को नहीं कहा, कोई MI को नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को और 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कहा है कि आप अदलिया का मैटर है, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर अदलिया को अपने मैटर्स खुद ही इन्वेस्टिगेट करने पर भी इतराज है, मतलब अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल को अपने सीनियर मोस्ट जज की तफ्तीश पर भी इतराज है, तो फिर कहां से किससे तफ्तीश करा ली जाए? सही। मुजम्मिल साहब, जिस तरह अभी जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं, इस रिमार्क्स पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब पे इशारा किया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने बंदियाल साहब की तरफ इशारा दिया है, क्योंकि पिछले दिनों बंदियाल साहब भी यही कह रहे थे कि हम अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं और अल्लाह के लिए काम करते हैं। आज काजी फायज ईसा साहब ने भी उसका जवाब दिया है कि हम भी अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं और अल्लाह के लिए काम करते हैं। ये तो मुकालमा मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायज ईसा और उमर अताब बंदियाल के दरमियान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए काम करता है। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के पाबंद हैं। उन्हें पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक भी काम करना है। वो ये नहीं कह सकते कि हम आइन और कानून से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं तो हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अल्लाह की रजा भी रखनी है और आइन और कानून की पाबंदी भी करनी है। बिल्कुल, आइन और कानून की पाबंदी भी जरूरी है। मुजम्मिल साहब, जिस तरह देखा जा रहा है जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, आपके मुताबिक ये जो दरार बन रही है या कायम हो रही है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखें, ये सवाल आपने मुझसे काफी प्रोग्रामों में किया है और मैंने हर बार यही कहा है कि इस ताले की चाबी उमर अताब बंदियाल के पास है। इन इख्तलाफात को ख़त्म करना और इनको बढ़ाना, ये दोनों तालों की चाबियां उमर अताब बंदियाल के पास हैं।
उन्होंने अब तक इख्तलाफात बढ़ाने की चाबी को इस्तेमाल किया है, इख्तलाफात ख़त्म करने की चाबी को इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए ना, इख्तलाफात बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि वो जो जिन जजिस से उनका इख्तलाफ है या जो जजिस उनसे उनके कानूनी और आइनी निकात से मुत्तफिक नहीं है, वो उनको साइड लाइन कर दें। उन्होंने किया है, उनको साइड लाइन किया है, उनको अहम केसेस नहीं देते। इससे इख्तलाफ बढ़ता है, इससे तकसीम बढ़ती है। जब आप मुनसफाना तकसीम नहीं करेंगे बेंचेस की, मुकदमात की, तो इख्तलाफ बढ़ेगा, तकसीम बढ़ेगी। वो इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते थे? वो फुल कोर्ट का इजलास बुला सकते थे, तमाम जजेस इकट्ठे बैठते, फुल कोर्ट में जो भी फैसला हो जाता इत्तफाक राय से या अक्सरियती राय से, उसको बंदियाल साहब भी मान लेते और काजी फायजी साहब भी मान लेते। बेंचेस की तकसीम पर अगर एतराज है तो फुल कोर्ट में जो तय हो जाता कि बेंच कैसे बनने हैं, उसको काजी फायज ईसा भी मान लेते, सरदार तारिक भी मान लेते, मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल भी मान लेते और उमर ता बंदियाल, इजाजुल हसन और मनी बख्तर भी मान लेते। लेकिन अगर आप फुल कोर्ट में बैठ के जजेस एक टेबल पर बैठ के खुद फैसले नहीं करेंगे और अगर बंदियाल साहब अपने साथी जजेस के साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, तो वो फिर पूरे मुल्क को क्या दर्श देंगे कि जी सियासतदान आपस में बैठ जाएं। सियासतदानों की तो इक़्तिदार की लड़ाई है, वो तो आपस में इक़्तिदार के लिए जीने मरने को तैयार हैं। आपकी और काजी फायज ईसा की या आपकी और सरदार तारिक की, आपकी और जस्टिस जमाल मंदोखेल की कौन से इक़्तिदार की लड़ाई है? सब ने बारी बारी पर चीफ जस्टिस बनना है, कोई किसी की बारी ले ही नहीं सकता। फिर आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में? बाकी उस सियासतदानों की लड़ाई तो समझ आती है, आपकी लड़ाई तो समझ नहीं आती है। बिल्कुल साहब, जिस तरह आज जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से हैरानगी का भी इजहार किया गया, उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइवेसी है तो फिर टॉक शो में बैठकर ये बातें क्यों की जाती हैं और बात क्यों की जाती है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों का भी जिक्र किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस हद तक तो बात की है कि अगर सच सामने आ रहा है किसी तरह, तो आप ये बात तो इग्नोर नहीं कर सकते कि जी अगर सच सामने आया है तो हम इस सच को नहीं मानते हैं। हाँ। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऑडियोज गलत तरीके से टेप हुए हैं तो उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि अब तो शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब ये जो कोर कमांडर के घर को जिन्होंने आग लगाई है, उनकी कैमरों में तस्वीरें आ गई हैं, वो भी कहेंगे कि हमारा प्राइवेसी का हक मुतासर हुआ है। या जिन्होंने जीएचक्यू पे या जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उनकी तस्वीरें कैमरों में आ गई हैं, तो वो भी कहेंगे हमारा प्राइवेसी का हक मुतासर हुआ है। लिहाजा जब आप कोई जुर्म कर रहे हो और अगर आपने कोई खिलाफ कानून काम कर रहे हो, तो आप अपने जुर्म और खिलाफ कानून काम को प्राइवेसी के पीछे नहीं छुपा सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा है ना कि ऑडियोज की तहकीकात होनी भी चाहिए, और कौन ऑडियो ये जारी कर रहा है, असली भी है या नकली, उन्होंने सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की ऑडियोज है उन्होंने क्या पता, ये भी हो सकता है कि खुद जारी की हो। ये तो मफरूजे की बात है कि उन्होंने हो सकता है। देखिए ना, लोगों ने अपने फोनों में एक दूसरे से बात करते हुए टेप भी कर लेते हैं। मसलन ये भी तो हो सकता है जो साकिब निसार साहब के बेटे की बातचीत है वो टिकट होल्डर से उसने खुद रिकॉर्ड कर ली हो कि कल को रिकॉर्ड रहेगा, बात रहेगी। मैं लोग खुद भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये मफरूजा बतौर दलील नहीं पेश करना चाहता। मैं कहता हूँ कि ये मान लिया जाए कि ये ऑडियोज जो हैं वो हसास इदारों ने या खुफिया एजेंसियों ने जारी की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन ऑडियोज के जरिए जिन जराइम की या जिस मैल प्रैक्टिसेस की बात बाहर आई है, क्या उन जराइम और उन मैल प्रैक्टिसेस को कवर मिलना चाहिए? नहीं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मतलब जिसने पैसे लिए हैं, क्या उसको इसलिए माफ कर दिया जाए कि उसकी प्राइवेसी है, लिहाजा आप बंद कमरों में पैसे लें, ये कोई जुर्म नहीं है। आप बंद कमरों में फैसलों पर असरअंदाज हो, ये कोई जुर्म नहीं है। आप बंद कमरों में अदलिया के ऊपर असरअंदाज हो, ये कोई जुर्म नहीं है। आप बंद कमरों में जजों से जाती तलकात की बुनियाद पर केस लगवाएं, ये कोई जुर्म नहीं है। इन जुराइम को प्राइवेसी के पीछे छुपने की इजाजत दी जा सकती है। ये जुराइम अपनी जगह मौजूद हैं कि अगर एक जज साहब के किसी से जाती ताल्लुकात हैं तो वो उसका केस नहीं सुन सकते। अगर परवेज लाई साहब के और मज़ाहिर अली नकवी साहब के जाती ताल्लुकात हैं तो उनको उनसे रिलेटेड केस नहीं सुनने चाहिए थे, और उनके बेंचेस में केस क्यों लग रहे थे? हुकूमत का भी तो फिर यही मौक़िफ़ आ रहा है ना कि चीफ जस्टिस को नहीं सुनना चाहिए था, उनकी सास का मामला है। बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए था। वो दे देते किसी और बेंच को ये केस, तो आज मैं और आप इतनी गुफ्तगू ही ना कर रहे होते।
अगर बंदयाल साहब पहले दिन ये स्टैंड लेते कि चूंकि मेरी फैमिली का मैटर है, इंसाफ का असूल है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, लिहाजा कोई और जज ये सुन ले, तो मैं और आप तो ये गुफ्तगू ना कर रहे होते आज। उनको उनके बीच में बैठने ने एक सवाल पैदा किया और उस सवाल पर हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर वो ना बैठते तो शायद ये ना सवाल पैदा होता और ना गुफ्तगू होती और शायद फिर हुक्म इम्तनाई भी ना होता। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज आखिर में रिमार्क्स के ये भी कहा है कि मैं लीव ग्रांटिंग ऑर्डर कर रहा हूं और उसके बाद मैं छुट्टियों पर चला जाऊंगा। मामले को देखा जाए वो वैसे ही रुक चुका है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं छुट्टियों पर चला जाऊंगा। मामला अब मजीद क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, क्या कहेंगे? छुट्टियां तो सुप्रीम कोर्ट में जून से हो ही रही हैं और वो सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर है और वहाँ सब जज ही छुट्टियों पर जा रहे होंगे। सिर्फ मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब नहीं जाते, क्योंकि वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो कहीं छुट्टी पे भी नहीं गए, कहीं बैरून मुल्क दौरे पर भी नहीं गए, क्योंकि पीछे से उन्हें डर है कि जितने दिन के लिए वो जाएंगे, काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उन्हें कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के दावतनामे भी आए हैं। ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कई इंटरनेशनल ज्यूरिस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की है, क्योंकि ये जाते तो पीछे से काजी फायज़ ईसा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाना था। तो वो तो मौजूद होंगे, लेकिन जब छुट्टियों के बाद काजी फायज़ ईसा आएंगे तो वो चीफ जस्टिस बनने के करीब होंगे, उनके चीफ जस्टिस बनने में चंद दिन रह गए होंगे और फिर दिनों की बात होगी, फिर काजी फायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ही देख रहे होंगे। इसलिए उनका ख्याल है कि ये मैं आराम से छुट्टियां एंजॉय करता हूं, तब तक बंदयाल साहब ने जो करना है वो कर लें, उसके बाद वापस आऊंगा तो कमीशन। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुज़म्मिल मेरी साहब। बारी होगी, मैं चीजें अपने मुताबिक चला लूंगा जैसे मेरा दिल चाहेगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, ब्रेक की कॉल दी जा रही है, जाते हैं, वापस आते हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पीटीआई के मजीद बड़े बड़े नाम इमरान खान का साथ छोड़ गए। खुसरो बख्तियार, अली जैदी, साबिक MNAs राजा खुरम और शौकत अली और इसके साथ साथ इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, मलिका बुखारी समेत 60 से ज्यादा रहनुमा पार्टी इस वक्त तक छोड़ चुके हैं, जिसने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात झंझोड़ डाला है। दूसरी जाने PTI के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। मुज़म्मिल साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमात ने इससे ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं और अगर इनकी मुश्किलात की बात की जाए तो इन पर बहुत मुश्किल वक्त रहा है अपने दौरे हुकूमत में भी और जब ये अपोजिशन में थे तब भी। लेकिन इन जमातों के रहनुमाओं ने मुश्किल की घड़ी में अपनी जमात का साथ नहीं छोड़ा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जल्दी किस बात की है? अगर वो बेगुनाह हैं तो फिर साबित कदम रहें। एक तो मेरा ख्याल है कि जो लोग छोड़ रहे हैं वो प्री मेच्योर पॉलिटिशियंस थे। मतलब आप इमरान इस्माइल साहब का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, अली जैदी साहब का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था, इससे पहले आप समझे ना, फवाद चौधरी साहब का भी कोई बड़ा पॉलिटिकल कैरियर इससे पहले नहीं था, वो मुशर्रफ के साथ रहे और हैप्पी टाइम्स ही उन्होंने देखे हुए थे, कोई अपोजिशन नहीं काटी हुई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जा रहे हैं उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो जिन पीटीआई में आए और बहुत ऊपर आ गए इमरान खान से दोस्ती की वजह से और उन्हें सियासत के नशेबो फराज नहीं पता थे कि सियासत की सख्तियां क्या हैं, लिहाजा वो तो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके और ये अफसोसनाक बात है। मेरे ख्याल में उन्हें पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए था और ये वक्त था कि वो प्रूव करते कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और कुछ जो विनिंग हॉर्सेस गए हैं, देखिए ना, खुसरो बख्तियार हैं या और लोग हैं जिनकी अपनी पक्की सीटें हैं, ये लोग इमरान खान को 2018 में तोहफे में मिले थे। ये लोग उनको, ये विनिंग हॉर्सेस जो हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सियासत करते हैं। इन विनिंग हॉर्सेस ने नवाज शरीफ को छोड़ दिया था जब नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई थी। इन विनिंग हॉर्सेस ने मुस्लिम लीग काफ को छोड़ दिया था जब मुस्लिम लीग काफ पर से एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद ख़त्म हो गया था, मुशर्रफ चले गए थे। इन विनिंग हॉर्सेस ने हर उस पार्टी को छोड़ दिया जिसकी एस्टेब्लिश, ये पहली दफा नहीं छोड़ रहे हैं, माजी में भी बख्तियार साहब हुए। ये एक सिलसिला है पाकिस्तान के विनिंग हॉर्सेस का कि वो ये देखते हैं कि इक़्तिदार की हवा किस तरफ चल रही है,
कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार में आ सकती है। आप ये कह सकते हैं कि 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान की जो विनिंग हॉर्सेस की सियासत है, जो लोग इक़्तिदार को किसी सियासी जमात को इक़्तिदार में लाने के जीना बनते हैं, कंधे बनते हैं, उनको ये यकीन हो गया है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे। क्योंकि वो तब ही देखिए ना, जब से इमरान खान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर निकले थे, ये लोग इमरान खान को नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि इमरान खान दोबारा आएगा। ये लोग असेंबलियां टूटने के बाद भी इमरान खान को नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि कहा जाता है करोड़ों रुपए में टिकटें खरीद रहे थे पीटीआई की, क्योंकि ये यकीन था कि इमरान खान दोबारा आ जाएगा। लेकिन 9 मई के वाक़े ने एक ऐसी रेड लाइन पैदा की है कि अब ये सोच पैदा हो गई है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि जो छोड़कर जाना चाहता है मुझे, मेरी पार्टी को, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा वोट बैंक बढ़ रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं जिसको टिकट दूंगा जीतेगा तो फिर भी वही। खान साहब का कॉन्फिडेंस तो बहुत कमाल का है। नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक उनकी बात में वजन भी है। शहरी इलाकों तक वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ना वो लाहौर फैसलाबाद तक तो बात ठीक कर रहे हैं, वो मुल्तान तक बात ठीक कर रहे हैं, वो सियालकोट की बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ना शहरी इलाकों में सियासी जमातों का वोट होता है, फर्द का वोट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ दही हलके भी हैं, जिन्हें हम रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, जहाँ पर विनिंग हॉर्सेस हैं, जो पिछले 50 साल से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। आपको एक बंदा मिलेगा, वो कहेगा मैं 8 इलेक्शन जीत के आया हूँ, कोई कहेगा मैंने 9 इलेक्शन जीते हैं। उन 8 इलेक्शन में उसने 6 पार्टियां बदली होंगी, 4 पार्टियां बदली होंगी, कोई पीपल पार्टी में भी रहा है, नून में भी रहा है, पीटीआई में भी रहा है, वो सब सियासी जमातों से जीत कर आता है। तो इसलिए उन लोगों को मैं इस तरह नहीं समझता कि ये हर बंदे पे यही है। ये हो सकता है कि इमरान कराची में इमरान इस्माइल साथ रहे या अली जैदी साथ रहे, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कराची से जिसको भी टिकट देंगे पीटीआई को उसका वोट मिल जाएगा, वो लाहौर से जिसको टिकट देंगे पीटीआई को उसका वोट मिल जाएगा, वो फैसलाबाद से जिसको टिकट देंगे उसको वो पीटीआई का जो भी वोट बैंक है वो मिल जाएगा। लेकिन शायद खुसरो बख्तियार का हल्का ऐसा ना हो, शायद लोधरा का हल्का ऐसा ना हो, शायद राजनपुर का हल्का ऐसा ना हो, क्योंकि वहां भी इमरान खान ने विनिंग हॉर्सेस साथ मिलाए थे। मसलन अभी भी जो पीछे राजनपुर का इलेक्शन हुआ, उन्होंने वहां लगारी को ही टिकट दिया था, मोहसिन लगारी को। वो जमाल लगारी साहब का हल्का था, मोहसिन लगारी साहब को टिकट दिया, दोनों लगारियों की सुलह कराई। मुकाबले पे अवैस लगारी साहब का बेटा था, तो वो लगारियों का कॉन्टेस्ट था। अगर उनसे लगारी चले जाएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी लगारी के बगैर उस हल्के को लड़ना। इसी तरह सिंध में फ्यूडल्स के हल्के हैं, केपी में भी कुछ हल्के हैं, कुछ हल्कों पे ये बात इमरान खान की सच है, कुछ हल्कों पे ये नहीं सच है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि इनके जाने से पीटीआई बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है, ये बात भी गलत है। और अगर ये कहा जाए कि इनके जाने से पीटीआई खत्म हो गई है, तो ये बात भी गलत है। मैं समझता हूँ 50% नुकसान हुआ है, 50% नुकसान नहीं हुआ है। आधी कमजोर हुई है, आधी ताकत अभी बाकी है। आधी ताकत अभी बाकी है। मुज़म्मिल साहब, 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, उनमें मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ाएं भी बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बतौर रहनुमा उन लोगों ने भी कारकुनान को उकसाया है तो फिर कारकुनान के साथ उनको भी सज़ाएं मिलनी चाहिए, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और उसके बाद जान छुड़वा लें। वाकई की मज़म्मत करके जान छोड़ दी जाए, इस पर तो सवाल बनता है। देखिए, इसमें मैंने कई कानूनी माहिरीन से बात की है। इसमें कानूनी पोजीशन देखिए ना, सबसे पहले तो एक राय ये है कि इमरान खान साहब पे मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कई कानूनी माहिरीन से और कई जिम्मेदार लोगों से पूछा कि आप कोर कमांडर के घर के बाहर जीएचक्यू पे या आईएसआई के हेडक्वार्टर पे या यौम शहदा पे जो मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं और उनका क्यों नहीं ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। देखिए, उसमें कानूनी पोजीशन ये है कि जो लोग मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने मुजाहिरा किया, उनको तो पकड़ के उनका मुकदमा चलाया जा रहा है। अगर उनमें से अब कोई ये कहेगा कि हमें फलां ने उकसाया, अगर कोई बंदा अदालत में ये बयान दे देता है कि मैंने ये काम इमरान खान के कहने पे किया, तो इमरान खान को अक्यूज हो जाएंगे, उनके ऊपर फर्द जुर्म लग जाएगी, वहां से उनके ऊपर भी एफआईआर चल जाएगी। अगर कोई कहेगा कि मैंने इजाज चौधरी के कहने पे किया, कोई कहेगा मैंने महमूद रशीद के कहने पे किया, कोई कहेगा मैंने फ़याज़ुल हसन चौहान के कहने पे किया, या राजा बिशारत के कहने पे किया, या इमरान इस्माइल के कहने पे किया,
जब कोई कारकुन कहेगा कि मुझे फलां ने हिदायत दी तो मैंने ये काम किया, तो फिर वो मुल्ज़म होगा वो लीडर। अगर ये जो अब कारकुन, जैसे अब 16 लोगों पर मिलिट्री कोर्ट में लाहौर कोर कमांडर वाला केस चल रहा है, उनमें से कोई ये कह देता है अदालत में कि जी मुझे तो इमरान खान साहब की हिदायत थी, फिर इमरान खान मुल्ज़म हो गए। कोई कहेगा एजाज चौधरी साहब की हिदायत थी। लेकिन अगर वो सारे ये कह दें कि हमें किसी की हिदायत नहीं थी, हम खुद ही गए हैं, तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर मुल्ज़म कहाँ से बनाएंगे आप उन्हें? तो ये लोग यूज भी तो हो सकते हैं ना, फिर इनको टारगेट अगर किसी को करना हो तो लोगों को इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। लोगों पर है कि उन्होंने, देखें जी, क्या इनमें से कोई वादा माफ गवाह बनेगा? क्या इनमें से कोई अदालत में जाकर ये कहेगा कि मैंने फलां के कहने पे किया है, मुझे इसलिए मुझे कम सजा दी जाए? या वो कहेंगे हाँ हमने अपनी मर्जी से किया है, हमें पूरी सजा दी जाए? ये तो भी आप ट्रायल में, तफ्तीश में आगे देखेंगे जब ये लोग आएंगे, क्योंकि कानून ने अपना रास्ता कानूनी तरीके से लेना है। ये कोई मीडिया ट्रायल तो हो नहीं रहा। मीडिया ट्रायल तो काफ़ी हो गया, हमने मुल्ज़म साबित कर दिया इमरान खान को भी, एजाज चौधरी को भी, महमूद रशीद को भी, सबको मुल्ज़म साबित कर दिया। लेकिन कानून के कटहरे में मैं फिर भी कह रहा हूँ, मुल्ज़म साबित करने के लिए गवाही चाहिए, और जब तक गवाहियां नहीं आएंगी तब तक इमरान खान पर हाथ भी नहीं डल सकता, एजाज चौधरी पे भी नहीं डल सकता। अब देखें ना, सबसे ज्यादा ऑडियोज तो एजाज चौधरी साहब की आई हैं अभी तक। एजाज चौधरी, लेकिन ब्लैकमेलिंग तो की जा सकती है ना, इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। नहीं, ये तो खौफ से की जा रही है। अब आप देखें ना, इन लोगों को अगर किसी ने इनका नाम ले लिया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, अगर किसी कारकुन ने ये कहा कि मुझे इमरान इस्माइल के कहने पर मैंने जो है वो कराची में रेंजर्स की चौकी को आग लगाई है, अगर किसी ने कह दिया कि मैंने फयाजुल हसन चौहान के कहने पे आग लगाई है, अगर किसी ने कह दिया कि मैंने ये काम फला असद उमर के कहने पे किया है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काम नहीं आएंगी। क्योंकि अब तक जो देखा गया है, आपने देखा है एक साबिक आईजी की बेटा पकड़ा गया है, आपने देखा है कि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी पकड़ी गई हैं। मेरे ख्याल में जीरो टॉलरेंस है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके लोग बच जाएंगे, मेरे ख्याल में वो आने वाली सख्तियों से बचना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो रहनुमा हैं पीटीआई के, इन लोगों ने इसलिए रिजाइन दिया है कि गिरफ्तारी के डर से या जेल के डर से भाग रहे हैं, या लॉजिक इसके पीछे क्या? मेरे ख्याल में ये इन केसेस से तो नहीं, इनको पता है कि हम इन केसेस में नहीं मुलव्वस हैं, ये आने वाली सख्तियों से भाग रहे हैं। इनका ख्याल, इनकी राय है कि तहरीक इंसाफ पर आगे बहुत सख्ती आने वाली है, बहुत सारे मुकदमात हैं, और हम बेवजह देखें, एक जो इमरान खान साहब की शख्सियत का एक पहलू है ना नेगेटिव, वो उनके लोगों के जाने में बड़ी वजह है। इमरान खान साहब किसी से ज़ाती ताल्लुकात नहीं बनाते हैं। मतलब उनके सबसे करीबी दोस्त थे नईमुल हक साहब। नईमुल हक साहब की डेथ पर वो उनके जनाजे पर नहीं गए, उनके बेटों को नहीं मिला, बल्कि आप देखें ना, कारकुन जिले शाह के घर नहीं गए। आप देखें अभी परवेज खटक साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ है, अब देखें वो डिफेंस मिनिस्टर थे, आपके पीटीआई के सीनियर मोस्ट रुकन हैं, सीएम रहे हैं केपीके के, आपके साथ हैं 10 साल से। उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ है, इमरान खान साहब उनके घर अफसोस करने नहीं गए। वो किसी की ना गमी में चाहते हैं ना खुशी में जाते हैं। बहुत सारे उनके दोस्तों की डेथ हुई है, उनके बाद उन्होंने उनके, मतलब अब्दुल कादिर एक मिसाल है। इमरान खान की और अब्दुल कादिर की बचपन की दोस्ती थी। वो अब्दुल कादिर की डेथ पे उनके घर नहीं गए, बल्कि उनके बच्चे को कहा मेरे पास आ जाए, मैंने अफसोस करना है, उसने इनकार कर दिया, वो भी डेथ के 6 महीने बाद। मेरे ख्याल में इमरान खान की अपनी पार्टी में किसी के साथ पर्सनल बॉन्डिंग नहीं है। मुजम्मिल साहब, इसी पर जिस तरह आपने अभी बॉन्डिंग की बात की, फयाज चौहान जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बैठकर जिस तरह बातें कर रहे हैं पीटीआई के अगेंस्ट और इमरान खान के अगेंस्ट, उन्होंने मशवरा भी दिया है कि वो अपनी अहलिया को लेकर बाहर के मुल्क चले जाएं, वहाँ जाके सियासत करें। और इवन उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में भी जो कहा है कि सबसे ज़्यादा पार्टी को नुकसान फवाद चौधरी की जानिब से मिला। तो आप समझते हैं कि जितने दीगर सियासी रहनुमा या सीनियर क़यादत है वो भी अब आगे जाकर इसी तरह के कोई अपने बयानात देगी अगेंस्ट पार्टी के? मेरा ख्याल है फयाजुल हसन चौहान साहब का तो शायद ख्याल है कि वो भी फैसल वाडा बन सकते हैं। वो देखे ना, फैसल वाडा साहब ने जो रोल लिया, वो उन्होंने 9 मई से बहुत पहले जब इमरान खान का अरूज था उस वक्त लिया।
अब फयाजुल हसन चौहान साहब अगर फैसल वाडा साहब की ज़ुबान में गुफ्तगू कर कर बात करें कि कीड़े निकालें और उनका ख्याल हो कि जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कोई अपना रोल बना लिया है, मैं भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाऊंगा और अपना रोल बना लूंगा, मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश कोई कामयाब नहीं होगी। लेकिन फयाज चौहान ने शीरी मजारी के साथ साथ दीगर रहनुमा पर भी इल्जाम लगाए हैं। हाँ, वो लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, इसका फायदा तो हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट को भी, पीडीएम को भी। लेकिन फयाजुल हसन चौहान को मेरा मशवरा यही है कि ये गुनाह बेलज्जत है, उन्हें इसका फायदा कोई नहीं होगा। ये जरूर है कि उनके जो पीटीआई के मुखालफिन हैं उन्हें इसका फायदा हो रहा है, लेकिन फयाजुल हसन चौहान को इसका कोई फायदा नहीं होने लगा। वो अपनी शख्सियत को मजीद, वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब की जो लूज टॉक है, वो पहले पीएमएलएन के लीडरशिप के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं, अब वो यही गुफ्तगू इमरान खान के बारे में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस अब उनका सियासी कैरियर अपने इख्तिताम की तरफ है। उन्हें पता है उनके लिए आगे कोई जगह नहीं है। वो सोचते हैं शायद को इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ जाऊं और वो मुझे इन सब को बुरा भला कहने के लिए रख लें। मुझे नहीं लगता ये जॉब भी उन्हें मिल सकेगी, ये जॉब भी शायद उन्हें ना मिल सके। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जिस तरह आज तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मंसूख किए गए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है और हुकूमत इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? तो हैरान हूँ, हुकूमत आए 1.5 साल हो गया है और इन लोगों के पास 1.5 साल से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स थे। मतलब आप समझिए ना, ये 1.5 साल से ये 9 रहनुमा हुकूमत को दिन रात गालियां दे रहे थे। शेख रशीद साहब कितना हुकूमत को बुरा भला कहते थे, और आप बाकी सब को भी, गंडापुर साहब कितना बुरा भला कहते थे, जरताज कितना बुरा भला कहती थी। ये सब लोग इस हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था और इस हुकूमत ने 1.5 साल में उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स मनसूख ही नहीं किए। अब आप इसको क्या कहेंगे? हुकूमत की रवादारी कहेंगे, नाअहली कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में रवादारी थी कि हालात को इस नहज तक ना पहुंचाया जाए, वरना जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुई, जिस दिन शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, अगले दिन ये सारे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख हो जाने चाहिए थे। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स तो वज़रा के लिए होते हैं, हुकूमती ओहदेदारों के लिए होते हैं, वज़ीर आज़म के लिए होते हैं, या वज़ीर आज़म जिसको देना चाहे। अब आप मुझसे सवाल कर लेंगी कि अब नवाज शरीफ के पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो किसी को देना चाहे तो वो दे सकता है। अब इमरान खान ने भी बतौर वज़ीर आज़म अगर लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स दिए हैं, वो लिस्ट भी आ जाएगी, तो ये सारे वज़ीर आज़म देते रहे हैं। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि अब मनसूख हुए हैं जाकर। ये तो जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना था उसी दिन मनसूख हो जाने चाहिए थे। ठीक है मुज़म्मिल साहब, एक और चीज़ पर आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। जिस तरह मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के यौम मुज़म्मत गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स अवेज़ा किए जा रहे हैं और पीडीएम के वोटर्स का भी, पीटीआई के वोटर्स का भी इस पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। जानना चाहूँगी अवाम को शऊर कौन देगा? देखें, ये अफसोसनाक बात है। हमने गद्दार की सियासत बहुत खेली है। हमने यहाँ बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा, हमने यहाँ नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा, और इस हमाम में सब नंगे हैं। आप कहेंगे इमरान खान ने ये काम नहीं किया, वो भी अपने मुखालफिन के खिलाफ ये कार्ड खेलते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। अब कल तक आप देखें ना, जब हमारे पाकिस्तानी ये जो पीडीएम की क़यादत है, ये उम्रे के लिए मदीना गई, यहाँ भी ख्वाजा आसिफ साहब एयरपोर्ट पे गए, तो जो आवाज़ें लगाई जाती हैं वो कोई शऊर वाली बात है। तो अब जो काम पीटीआई ने पीडीएम के साथ किया है, अब वो ही काम वो उनके साथ करने लगी है कि ठीक तो है, क्या ये आज प्री मैंने प्लान देखा, मेरे ख्याल में ये प्री प्लान है। देखे ना जी, उन्होंने उनके गद्दार के वॉल ऑफ शेम बनाई है, उनके पोस्टर लगाए हैं, फिर आज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मुस्लिम लीग नून के झंडे लेकर उन पर जूतियां मार रहे थे गद्दार की। तो ये तो मेरा मतलब है कि कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, जो फसल आपने बीजी हो ना, वही फसल आपने काटनी होती है। कल तक लोगों को नारे और ताने लगाकर आप कहते थे ये तो लोगों का रद्द-ए-अमल है, लोग चोर चोर कहते हैं, तो हम क्या कहें? अब लोग उन्हें चोर भी ना कहें अगर चोर चोर कहते हैं, तो अब वो ये कहेंगे कि लोग आपको गद्दार कहते हैं, तो हम क्या लोगों को रोक दें कि आपको गद्दार ना कहें? आप गद्दार हैं, लोग आपकी तस्वीरों पर जूतियां मारते हैं, लोग आपकी तस्वीरों को
करते हैं तो वही कहते हैं ये वो अवामी रद्द-ए-अमल बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। ठीक है मुज़म्मिल साहब, वो सियासत है जिसको हम रोक रहे थे। हम कह रहे थे कि ये कोई सियासत नहीं है। ये जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आवाजें लगाते हैं बैरूनी दुनिया में, ये मुल्क को आग खा जाएगी। आज आप देख लें मुल्क के अंदर भी यही हो रहा है। बिल्कुल सियासी सूरत हाल मुल्क की बिल्कुल तबाह सूरत हाल है। आपका पॉइंट आ गया मुज़म्मिल साहब। प्रोग्राम में टाइम थोड़ा रह गया तो आपसे एक नेक्स्ट सवाल करना चाहूंगी। तुर्किया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान और कमाल कलेच के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 14 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई उम्मीदवार वाज़े बरतरी नहीं ले सका था। इंतखाबात के पहले मरहले में सदर एर्दोगान को 49.5 और कमाल कलेच को 44.9% वोट मिले थे। आपको क्या लगता है, एर्दोगान वाज़े बरतरी हासिल कर लेंगे? देखें, चांसेस तो एर्दोगान के बन रहे हैं, क्योंकि जो तीसरे कैंडिडेट थे जिन्होंने 5% वोट लिए थे, उन्होंने तैयब एर्दोगान की हिमायत का ऐलान कर दिया है वैसे तो। और तैयब एर्दोगान ने 49.5% लिए थे और उन्हें जीतने के लिए 50% चाहिए थे। अब उन्हें आधा % चाहिए और जो उनके मुकाबले पे हैं उन्हें 6.5% के करीब चाहिए। तो गैप ज्यादा है। ज्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि तैयब एर्दोगान जो है वो 52-53% वोट ले लेंगे और दूसरी तरफ 46-47% वोट होंगे। और इस तरह तैयब एर्दोगान, और पार्लियामेंट में पहले ही तैयब एर्दोगान की पार्टी को अक्सरियत मिल चुकी है। जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उसमें तैयब एर्दोगान की पार्टी पहले ही अक्सरियत ले चुकी है। ये अब सदारती इंतखाब वहाँ पे बराह रास्त होता है। मुझे तैयब एर्दोगान के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन वहाँ ओवरसीज़ का बहुत वोट है और ओवरसीज़ ने वहाँ पहली दफ़ा वोट डाला है। उनके ओवरसीज़ के वोट अनकरा पहुँच गए हैं। देखिए ना, अमेरिका के इंतखाबात में भी जो बैलेट पेपर से वोट थे ना, उन्होंने सारी गेम बदल दी। अब तुर्की में भी कह रहे हैं कि ये ओवरसीज ने किसको वोट डाला है, ये किसी को समझ नहीं है अभी कि जो तुर्की के ओवरसीज हैं वो किसको वोट डालेंगे। क्या वो एर्दोगान को वोट डालेंगे या एर्दोगान के खिलाफ वोट डालेंगे। अपसेट यही हो सकता है कि जो ओवरसीज के वोट हैं वो सारे एर्दोगान के खिलाफ चले जाएं, जिसके इम्कानात कम कहे जा रहे हैं। इसलिए एर्दोगान फेवरेट है और उनके जीतने के भी चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम कहाँ पर इख्तिताम पजीर को पहुँचा और महानूर मेराज और मुज़म्मिल सोहरवर्दी को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हाजिर होंगे कुछ नई खबरों और उनकी तज्जियों के साथ। खुदा हाफ़िज़।